अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करेंगे कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में। कार्डियो कहते हैं हार्ट को, पल्मोनरी कहते हैं किसको? लंग्स को। रिसक्सिटेशन यानी कि जो चीज़ एक स्टॉप हो गई उसे फिर से रिवाइव करना, रिवाइव कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। एक्चुअली हम बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो लैटिन वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उनको एक बार जान लेना, डिफाइन कर लेना ज़रूरी होता है। जैसे थॉरेक्स, थॉरेक्स क्या होता है? हाँ नहीं पता? थॉरेक्स कोई बताएगा? थॉरेक्स, हाँ थॉरेक्स किसे कहते हैं? चेस्ट को थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, थोरेसिक। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, मिल जाएगा बाद में। थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी। उसी तरह एब्डोमेन, आपने लंग्स में सुना होगा प्लूरल डिफ्यूजन, प्लूरल डिफ्यूजन। तो प्लूरा किसे कहते हैं? जो लंग्स की लाइनिंग होती है। ये आपको एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे एनाटॉमिकल वर्ड मैं यूज़ करूंगा, अगर आपको समझ में आए तो आप बेशक लिख लेना उनको और बाद में मुझसे पूछ लेना। अब हम शुरू करते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। हम कब कब करते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन? CPR। पेशेंट, मैंने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप पे, करंट लगा, वो इलेक्ट्रिक शॉक, अचानक से आदमी खड़ा है, गिर गया, अचानक से बेहोश हो गया, अदरवाइज हेल्दी बंदा, उसमें बड़ा रोल होता है। बच्चा है कोई नॉर्मल है, खेल रहा है, बेड से गिरा, बेहोश हो गया अचानक, ऐसे केस में तुम जान बचा सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचाए हैं बहुत सारे, बिफज़लिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप जैसे अब एडल्ट पेशेंट है, आपने देखा वो बेहोश हो गया, रोड साइड पे था, बेहोश हो गया, तो सबसे पहले आप उसकी पल्स पल्स देखेंगे। दिस इज कॉल्ड रेडियल पल्स, रेडियल। ये ब्रेकियल, यहाँ पे ब्रेकियल, और यहाँ पे ये जो हमारी मसल होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, इसके यहाँ मीडियली देखते हैं, ये होती है कैरोटिड। अब आप सीधे जो है यहाँ देखें, आप वो सांस नहीं ले रहा और पड़ा है बेसुध, आपने उसकी आँख खोल के देखी तो आँख बिल्कुल वो ऐसे सामने देख रहा है। अगर वो अनकॉन्शियसनेस प्रिटेंड कर रहा होगा, बहाना बना रहा होगा, तो क्या करेगा? आंखों को ऐसे ऊपर करेगा, ऐसे ऊपर करेगा, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा नहीं मामला सही है, ऐसे ही मतलब। तो अब आपने रेडियल देखी, ये देखी, नहीं तो सीधे आपने कैरोटिड देखा। अब कैरोटिड नहीं आ रही है और लंग्स में, चेस्ट में एक्सकर्शंस ऊपर नीचे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं हो रहा, यानी रेस्पिरेशन भी नहीं है। अब आपको पता चल गया कि पेशेंट अरेस्ट हो गया, ठीक है? हार्ट भी नहीं है, आपको यहाँ नहीं है, ये हार्ट नहीं है, और आपके पास कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, हम रोड साइड में। हॉस्पिटल में जो होंगे वो मैं अलग स्टेप बताऊँ। तो रोड साइड पे सिंपली इतना करना, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, उठो भाई, नहीं उठा, ठीक है? थोड़ा हिलाया डुलाया, उसे कुछ किया। हम लोग पिंचिंग भी करते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब आपने सीधे देखा चेस्ट नहीं आ रहा था, आपने कैरोटिड देखी। अब आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने उसको हार्ड सरफेस पे या जहाँ भी है वो करना है। अगर आप दो बंदे हैं तो एक सांस रेस्पिरेशन देगा और एक उसका चेस्ट थम्पिंग करेगा। और अगर आप अकेले हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने ऐसे करके, मैंने उस वीडियो में बताया था ये स्टर्नम होती है, अच्छा वो दूसरी वाली लैब में है, तो मैन्युब्रियम स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, ज़ीफ स्टर्नम। तो आप अपने हाथ स्टर्नम पे रखेंगे, ठीक है? और 1 2 3 30 तक कर सकते हैं, या फिर आप 1 2 3 4 5 और फिर आप यहाँ से उसको शांत करेंगे, अकेले ही करेंगे आप, ठीक है? तो चेस्ट थम्पिंग करेंगे और उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे, और उधर आप उसकी बीच बीच में पल्स देंगे। अगर आप दो बंदे हैं तो आप सिंक्रोनाइजेशन कर लेंगे, पहले आप गिनेंगे 30 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और मैंने बताया था आपको कि इतनी जोर से दबाएंगे पूरी ताकत से कि जो स्टर्नम है और जो पीछे हमारा स्पाइन है उसके बीच में हार्ट प्रेस हो जाए। जैसे ये हार्ट है मसलन, तो अगर हम बहुत ऊपर ऊपर करेंगे तो वहाँ तक हमारा हाथ जाएगा, प्रेस नहीं होगा, इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं होगा। तो आप इतनी जोर से दबाएंगे कि प्रेस होना चाहिए। जब आपका हार्ट दबेगा, ठीक है, तो उसको स्टिमुलस मिलेगा और वो फिर से चल पाएगा। मैं आपको बताऊं, एक बार एक बच्चा था, ऐसे ही लखनऊ की बात है, मैं वार्ड में राउंड पे जा रहा था, सिस्टर चिल्लाई, डॉक्टर अंसारी
देखो इसको क्या हुआ। अब मैं एकदम ही आया रजिस्टर उधर देखा, मैं एमएस कर रहा था तब मैंने बच्चे को देखा तो उसको मैंने ऐसे देखा, उसको रेस्पिरेशन नहीं था, ऐसे रख, कई तरीके होते हैं देखने के। एक्चुअली उसमें बहुत थ्योरी और बहुत वो सब एक साथ काम करता है ना, तो देखा नहीं था। बस मैंने फ़ौरन जो है उसको 2-3 उसके चेस्ट पे ऐसे हाथ से किए और 2-3 बार उसको मुंह से रेस्पिरेशन दिया, तो मैंने देखा उसको पल्स आ गई एकदम। अच्छा, बच्चों में एक चीज़ और देख सकते हो, हॉस्पिटल सेटिंग में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल। तो तुम में से जिन बच्चों ने आईसीयू में काम किया है, इमरजेंसी में, वहाँ तो लैरिंगोस्कोप, ट्यूब और वेंटिलेटर सभी कुछ है ना। तो वो तो भाई किसी भी चीज़, जब जो बंदा एक्सपर्ट है वो तो सीधे लैरिंगोस्कोप लेगा, करेगा, ट्यूब डालेगा, लेकिन ये सब हॉस्पिटल सेटिंग में होगा, वहाँ थोड़ी रोड पे आपको मिलेगा। तो सिंपली मैंने उसको, मैं बता रहा हूँ, चेस्ट थम्पिंग की और उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया और वो बेबी रिवाइव हो गया और वो बच्ची वहाँ से चल के डिस्चार्ज हुई। उसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला था, क्योंकि ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट को पता चली। वो मेरा पेशेंट भी नहीं था, अब जैसे यहाँ पे हरकत करेगा तो मुझे पता चल जाता है, अच्छा इसने ये किया, तो वो उनको पता लग गई। उस समय लालजी टंडन जो थे वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने मुझे अवार्ड किया था और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। आप देखिए, अच्छे काम की सब सराहना करते हैं, तो ये एक अच्छा काम है जान बचाने। अच्छा, एक तो बात आपको, मूर्खता की जो लोग करते हैं, वो बेहोश हो गया, वो पानी लेकर आया, वो उसके मुंह में पानी डाल दो, ये तो बिल्कुल, अगर आज तुम्हारे आने पे तुम 2-3 बातें सीख के ले गए, तुम लोगों ने भी समझ ली, तो मैं हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। पहली बात, हमेशा जब आप ऐसे देखें तो जान बचाने की कोशिश करें, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें कि भाई मैं फला हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता हूँ। अगर आप डॉक्टर है तो डॉक्टर बोल दें, नहीं तो बोल दें मेडिकल पर्सनल, मेडिकल स्टाफ, हम सब टीम है। डॉक्टर स्टाफ कुछ नहीं होता, जब आप मरीज की जान बचाते हैं तो सब एक टीम मिलकर काम करते हैं कि मैं मेडिकल पर्सनल हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो आपने किया, उल्टे आपके गले में पड़ गया। हम ऐसी जगह में रहते हैं, यहाँ लेने के देने पड़ जाते हैं, ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है। वो कहेगा तुमने इसके सीने पे कूद कूद के इसे मार डाला, तो आप एक बेसिक सी कंसेंट, अगरचे आप अकेले हैं, वो अकेला है, तो कोई मसला ही नहीं, आप तो उसकी जान बचा रहे हो, परिवार देगा। तो पहली इंटेंशन ये कि हमें जान बचाना। दूसरा, हमें कोई ग्रीड नहीं होता, उसकी जान बचा के हमें कोई बदला मिलेगा, वो ऊपर वाला देगा, ठीक है, और दुनिया वाले भी दे देते हैं, समय से इंतजार करना पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों मैंने इसलिए बताई पहले क्योंकि आप मुसीबत में ना पड़ जाओ, कि आप किसी भी बंदे को उसके मुंह में पानी ऐसी कोई हरकत ना करनी, क्योंकि क्या करेंगे, मुंह में पानी डाले, वो कहाँ जाएगा, सीधे ट्रैकिया में, लंग्स में चला जाएगा, एक्सपिरेट हो जाएगा, पेशेंट खत्म हो जाएगा। तो डूज एंड डोंट्स अपने लिख के रखो। ये रिहर्सल ही है, ये एक तरह की जो हम अब बात कर रहे हैं 10-15 मिनट। तो पहली चीज़ आपने उसका देखा, रेस्पिरेशन नहीं है, हार्ट नहीं है, आपने चेस्ट थम्पिंग करी, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि पैर जो है उसके पेशेंट के, अगर आप 2 बंदे हैं तो एक बंदे को बोलिए उसके पैर ऐसे उठा लें, और वो ऐसे उठा के रखें। इससे क्या होगा, कोई बताएगा? इससे क्या होगा पैर उठाने से? कोई बताएगा? हाँ, पैर उठाने से क्या होगा कि एक्चुअली क्या होता है, ब्लड की जो बड़ी बड़ी वेसल होती हैं, आर्टरीज में, उनमें ब्लड पूल अप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, भर जाते हैं। तो जब हम उसके पैर उठाएंगे तो ब्लड हार्ट में चल पाएगा। जब हम इधर से पंप, कई बार हाइपो वॉल्यूमिक शॉक होता है, उसने बेचारे ने खाना पानी नहीं लिया, कुछ किया नहीं, और रोजे था, फास्टिंग था, व्रत था उसका, या कुछ भी ऐसी कोई वजह थी जिसकी वजह से हुआ। जब आप उसके पैर उठाएंगे तो उसका बीपी बढ़ेगा। कई बार सिर्फ आपने किसी को इंजेक्शन टेस्ट किया, जैसे पेनिसिलिन का टेस्ट करते, रिएक्शन हो जाती है, कई बार आपने जेंटल लगाया, रिएक्शन हो गई, अब आपके हाथ पैर खुल गया, आप अपने क्लिनिक पर ब्लड टेस्ट करो। हाथ पैर नहीं खुलाने, डरना नहीं, हम किसी को जिंदगी मौत नहीं देते, वो देता है इसके हाथ में। तो आप क्या करेंगे, पैर उसके ऊपर कर देंगे, एक बंदे को, असिस्टेंट को बोल देंगे भाई तो इसके पैर ऐसे उठा के, तो ऐसे उठा के रखने से क्या होगा, वो ब्लड सर्कुलेशन कर जाएगा। पैनिक मत करिए, डरिए मत, घबराइए मत, देखिए रेस्पिरेशन है, चेस्ट को दे रही नहीं है, अपना काम शुरू कर दीजिए, चेस्ट थम्पिंग, मुंह से रेस्पिरेशन। और अगर आपके पास चीज़ें हैं तो फिर ये हमको अगला स्टेप क्या आता है, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इक्विपमेंट, तो उसमें पहला ये होता है हम बैग, इसमें आपको ट्यूब नहीं डालनी। ट्यूब समझते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब, किस किसने देखी एंडोट्रेकियल ट्यूब, हाथ खड़ा करो, तुमने देखी और हमने नहीं देखी। एक ट्यूब नुमा रचना होती है, एक ट्यूब ऐसी जैसे राइस ट्यूब होती है, तो वो तो बहुत लंबी होती है, वो इतनी बड़ी ट्यूब होती है, करीब 12 या 10-12 इंच की एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब कहते हैं, ईटी ट्यूब,
तो लैरिंगोस्कोप लेके ईटी ट्यूब डालते हैं। अब इसमें उसकी जरूरत नहीं, आजकल उसमें भी एक एफजेल आ गया और सीधे मुंह में से कुछ लेते हैं तो वो सीधे लैरिंग्स के पास जाके होता है। इसको क्या करेंगे, इसको आप यहाँ नाक की तरफ, ये तिकोना वाला हिस्सा यहाँ और ये, और इसे टाइट कर देंगे, फिर इसे दबाएंगे। तो ये जो आप माउथ टू माउथ दे रहे थे, ये उसका काम करेगा। बच्चों में खास तौर से मैं बता दूँ आपको, अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटलों में मैं जाता हूँ, बच्चा कराई नहीं करा, पहले वो इधर भाग रहा, नहीं कुछ पहले। एक तो जब आप बाहर भाग दौड़ करते हो तो अटेंडेंस सोचते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। भागो जितनी ज़रूरत है उतने भाग के कुछ होने वाला नहीं। नंबर पहला मैसेज, पैनिक नहीं करना। और बच्चे में सबसे बढ़िया है, बस आप उसका अच्छे से सील करके नाक मुंह सब, और उसे वेंटिलेट करें तसल्ली से, उसको 5-10 मिनट वेंटिलेट कर दो, और उसके चेस्ट में देख लो हार्ट बीट है, स्टेथो से देख लो, नहीं तो उसकी कॉर्ड जो होती है उस पर फील कर लो, पल्स भी देख सकते हो। सेम चीज़ है यहाँ भी और ये भी देख सकते हो उसकी कैरोटिड भी, वरना तो इसमें पल्सेशन होते हैं कॉर्ड, वो देख लो कॉर्ड पल्सेशन। कुछ नहीं है, अब चालू हो जाओ। आपको ये करना है और उसको दूसरे बंदे को चेस्ट, या तो फिर आपको ही करना है 1 2 3 1 2 3, और ये पूरा सील करके। और जब आप देख लो हार्ट आ गया है, तो अब फिर आप आराम से अपनी सांस के हिसाब से या थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों में दे सकते हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। वैसे तो ये बैलून ही छोटा होता है, लेकिन अगर बड़ा बैलून है तो कभी भी ज़ोर से प्रेशर से नहीं करना चाहिए। क्यों, ये डोंट्स में ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बच्चे का फेफड़ा गुब्बारे जैसा होता है, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, लंग रप्चर हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यकीन मानो, अगर तुमने तसल्ली से 10 से 15 मिनट उसे सिर्फ ये वेंटिलेट कर दिया तो उस बच्चे की जान बचा। इधर भागो उधर भागो, 10 नंबर की ट्यूब डालो, 7 नंबर की डालो, ट्यूब के चक्कर में मरीज अलट पलट। उसको टेम्परेचर वहाँ वार्म अप करो, हॉस्पिटल में हो तो वहाँ वार्मर रहता ही है, वरना तो वहाँ हीटर चलाओ। माहौल खास तौर से ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिक शॉक होता है, हाइपोथर्मिया होकर मरीज मर, बड़ों में भी हो सकता है, तो उसे भी आपको ब्लैंकेट में करना है, कूल अप करना है। गर्मियों में हाइपरथर्मिक शॉक होता है, मीन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया 42-43, तो फिर आपको बर्फ करनी, ठंडा करना, उसका उल्टा करना जिस चीज़ का रीजन हो। जैसे आप डायबिटीज़ जानते हैं, मोटा मोटा सबने पढ़ी है। शुगर में अगर शुगर कम होकर शॉक हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो उसमें शुगर देंगे, आप तो फार्मा कर रहे हो, पता होगा। और अगर हाइपरग्लाइसीमिक शॉक हुआ है कोई, उसमें शुगर दे दे तो क्या होगा, उसमें हमें इंसुलिन देंगे। अच्छा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिक शॉक था और आपने उसे इंसुलिन लगा दी तो और हो जाएगा, 50 थी वो और डाउन। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चे का अगर हाइपोथर्मिया का डर है, ठंडा मौसम है, तो आप हीटअप करके रखेंगे, ठीक है, और आप वेंटिलेट करेंगे, 2 काम करेंगे। अब इसके बाद आगे के स्टेप आते हैं। अब हम हॉस्पिटल सेटिंग में आ गए, ठीक है। अब ये तो हो गया बाहर का, इतना कर लेंगे, सिंपली चेस्ट और ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, और पैरों को ऊंचा कर लेंगे, और बाकी पानी डालना ये सब, ये नाटक करना, ये सब नहीं है। ये दिस इज टोटली नॉन टेक्निकल थिंग। ये दीज आर पीपल्स बिहेवियर टू द इमरजेंसी सिचुएशन। अब आपको क्या करना है, अब आप आ गए हॉस्पिटल में। ABC पता है सबको, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। एयरवे मेंटेन करना। रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, गुटखा खा रखा था उसने, नाक में मुंह में सब में भर गया, गिर गया, बेहोश हो गया, उसी को उसने वोमिटिंग भी कर दी, पूरा एयरवे ब्लॉक हो गया, नाक भी ब्लॉक, मुंह भी ब्लॉक, लैरिंक्स, ट्रैकिया सब में घुसा पड़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे, एयरवे क्लियर करना। क्या तरीका है उसका, सक्शन मशीन तुम्हारी इमरजेंसी में रेडी रहनी चाहिए, नाक से सक्शन, मुंह से सक्शन, बढ़िया क्लीन कर दिया, ये तो हो गया एयरवे। अब उसमें अगर रेस्पिरेशन नहीं है या उसको डिफ़िकल्टी है, जॉ टूट गया है, मैक्सिला ये ऊपर वाली बोन टूट गई है और वो ठीक से नहीं ले पा रहा है सांस, या नाक में भी बार बार ब्लीडिंग हो रही है, एपिस्टैक्सिस हो रहा है, ब्लड भर जा रहा है, तो आप एक गुडल से एयरवे आता है, वो देखा होगा, उसके मुंह में ऐसे करके घुस सकता है, तो उससे सांस लेता है। सेकेंड स्टेप होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब डालना। पेशेंट बेहोश हो गया, आप तो जान बचानी, तो आप एक 1 बाय 1 चलेंगे, तो फिर आप इंट्यूबेट कर देंगे और इसको ले लेंगे, या तो हम मुँह पे ले लेंगे, यहाँ से इसको ट्यूब डाल के और यहाँ से ट्यूब जोड़ के और ऐसे आप मुँह पे ले लेंगे, असिस्टेंट को दे देंगे, और वरना तो वेंटिलेटर पे, बाईपैप पे, या जो है दूसरा जो वेंटिलेटर होता है उस पर ले लेंगे। एयर, दूसरा ब्रीदिंग, उसका रेस्पिरेशन अपने आप नहीं ले रहा, अम्बू से, बाईपैप से या वेंटिलेटर से, ठीक है, या फिर वही चेस्ट थम्पिंग, जब तक वो स्पॉन्टेनियस बना रहे, स्पॉन्टेनियस यानी वो अपने आप लेने लगा।
सर्कुलेशन क्या है, पल्स नहीं आ रही, रेडियल नहीं है, ब्रेकियल नहीं है, ये नहीं है, क्या करना है, आई लाइन मेंटेन, फट से एकदम कैनोला लगाएंगे। और इमरजेंसी में अगर आपको वॉल्यूम कम लग रहा है पल्स का तो 2 लगाएंगे आधा, और मोटे बोर का लगाएंगे। एक बड़ी दिक्कत है, मैं देखता हूँ और जगह से भी पेशेंट आते हैं, वो नीला वाला बच्चों वाला लगा रखा है, अरे यार 22 नंबर का या 24 का नियो कैथ जो होता है वो पीला वाला, तो क्या लगाएंगे, मोटा लगाएंगे, 18 का लगाओ, 16 का लगाओ, 20 का तो लगाओ यार कम से कम, पिंक वाला तो पिंक लगाओ या ग्रीन लगाओ, या फिर वो सिलेटी कलर का होता है 16 नंबर का तो कम ही मिलता है, कम से कम हरा वाला लगाओ, अच्छा लगता। उसके बाद कई बार वेन नहीं मिलती तो भाई मजबूरी, अब नहीं मिल रही तो अब ये थोड़ी सोचेंगे, जो फिर जो लग रहा है 22 का लग रहा है उसे लगाओ, जान तो बचाएंगे उसकी। उधर से आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आरएल चलाएंगे, बस हाई स्पीड पर दौड़ा देंगे, उसके बाद भी नहीं आ रहा, एक आधी मैक्सिन। हालांकि अब नया ट्रेंड ये है, जब हम पढ़ते थे तो ही मैक्सिन लगाते थे, वॉल्यूम एक्सपेंडर कहते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर आपको पढ़ाया जाता होगा फार्मा, वॉल्यूम बढ़ाते हो ब्लड का, या ब्लड भी लगा सकते हैं, अब ब्लड इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा कॉन्फ्रेंस में, तो इसलिए बेस्ट क्या है, आरएल दौड़ा दो उसको, 1 2 3 4 आरएल दौड़ा दो, ठीक है। अगर उसको कोई अंडरलाइन कंडीशन है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो तो डॉक्टर भी देखेगा, अगर रीनल है उसको फेलियर या कार्डियक फेलियर है, उसमें तुमने आरएल दौड़ा दी तो फिर और मुश्किल हो जाएगी। हम एक जनरल सिटिंग में, मैंने कहा ऑब्वियसली हेल्दी, अपेरेंटली हेल्दी पेशेंट को हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अपेरेंटली हेल्दी था पहले से, कोई कार्डियक डिजीज या कोई रीनल प्रॉब्लम डायलिसिस पे नहीं था, ऐसी उसकी बात नहीं है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से हो। तो आपका एयरवे हो गया, ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तीनों चीज़ मेंटेन हो गई। अब आप उसका कारण पता लगाएंगे कि कॉज क्या है, ठीक है। अब वो फिर पूरी टीम काम करेगी, जो भी आपका डॉक्टर है, विजिटिंग कंसल्टेंट है, और वो देखेंगे भाई इसको हार्ट अटैक की वजह से हुआ, या चेस्ट में कोई इंजरी से हुआ, या इसको कोई और गोली वगैरह लगी, पहले से क्या है, फायर आर्म इंजरी है, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या उसके ब्रेन में हेमरेज है, सो मैनी कॉजेज आते हैं, ब्रेन हेमरेज है या थ्रम्बस है, ब्रेन में जाके कोई क्लॉट जमा हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, कोई ब्लड का क्लॉट जाके लंग्स में जाके उसके लग गया है, या कोई सेप्टिसिमिक शॉक है, या कोई उसको सांप ने काट लिया। अच्छा, दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए हमेशा कि भाई उसको सांप ने तो नहीं काट लिया, स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है, बिच्छू ने काटा, सांप ने काटा, या वो जहर खाया था उसने कर लिया, एल्फास पॉइजनिंग, तो सल्फास में तो एकदम वैसी बदबू आती है दूर से, या कुछ और किसी ने उसको नींद की गोलियाँ तो नहीं खिला दी, पता लगा उसके खाने में मिला, वेलप्राजोल मिला, या क्लोनाजिपाम दे दी 10-20 गोली, ठीक है। तो उधर साइमल्टेनियसली क्या होगा, तुम्हारा दिमाग भी काम करेगा और इधर तुम हाथों से काम भी करो। तो दिस वाज इन शॉर्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम आपके क्वेश्चंस का भी जवाब दे देंगे और इससे फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।